बहुत ही खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के रूही रवा आली जनाब सैयद आराफ अशरफ साहब इस पुरवकार महफिल में तशरीफ़ फरमा, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में जो सच्ची सेकुलरिज्म है उसके अलंबरदार प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, मिल्ली कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी और बहुत ही मैं कहूँगा कि एक ऐसा आलिम दीन जो सड़क पे उतरकर काम करने में यकीन रखता है, मुफ्ती उमर आबिदीन साहब। बिहार ही नहीं हिंदुस्तान में एक बहुत ही मारूफ सर्जन की हैसियत रखने वाले, डॉक्टर की हैसियत रखने वाले डॉक्टर शहनवाज साहब, डॉक्टर नदीम अशरफ साहब और यहाँ इस ऑडिटोरियम में मौजूद उलेमा हजरात, इंटेलेक्चुअल्स और मेरी माएँ और बहनें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सैयद आराफ अशरफ साहब का कि जिन्होंने इस बहुत ही हसास मौजू पे सबको जमा किया कि सब लोग बैठें और गौर व फिक्र करें, कोई रास्ता तैयार हमवार करें कि इन हालात में क्या करना है। अभी मुफ्ती उमर आबिदीन साहब फरमा रहे थे कानून की दुश्वारियों को। मैं सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, सहाफ़ी रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में सुबह सहाफ़त के बच्चों के साथ मेरा राब्ता रहता है। इस एतबार से भी कलकत्ता मेरे लिए बहुत ही मुक़द्दस शहर है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो मीडिया है उसकी शुरुआत इसी शहर से हुई। हिंदुस्तान को सबसे पहला मीडिया, सबसे पहला अखबार देने वाला शहर अगर कोई है तो यही शहर कलकत्ता। आपको शायद आपको जान के खुशी होगी कि ज़बानों से ऊपर उठ के, चाहे अंग्रेज़ी का पहला अखबार कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र हो जो 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसी शहर से निकाला था, या उसके बाद उर्दू का अखबार जामे जहानुमा हो, हिंदी का अखबार उदंत मार्तंड हो, फ़ारसी का अखबार मिरातुल अखबार हो। हिंदुस्तान की ये सब अखबारात पहले हैं अपनी अपनी ज़बानों के, और सब की तारीख शहर कलकत्ता से ही जुड़ी हुई है। और उस शहर कलकत्ता में खड़ा होकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बहुत सारे मुक़र्रिरीन और भी हैं, मैं चंद बातों की तरफ इशारा करूँगा। आखिर क्या वजह है कि हम सब इस्लाम के मानने वाले, एक अल्लाह के मानने वाले, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, आखिर क्या वजह है? हम तो उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिनका अक़ीदा है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, चंद अमल का नाम नहीं है। हमारा सोना बैठना भी अगर अल्लाह के हुक्म से हो जाए तो वो भी इबादत में शामिल है। उस कौम को जिनकी सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में 700 से ज़्यादा आयात इल्म और तालीम की तरफ इशारा करते हैं, उस कौम की ये हालत कैसे हो गई? क्या वजह है? मैं भी पिछले दिनों कुछ किताबें देख रहा था। जब मैंने फहरिस्त निकालनी शुरू की साइंस और टेक्नोलॉजी और मुसलमान, तो इतनी लंबी फहरिस्त, 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक जो रिसर्च हो रहे थे, हर तरफ पता चला सारे रिसर्च, सारे बड़े जो इन्वेंशन हैं वो सब मुसलमानों की तरफ से थे, वो सारे नाम मुसलमानों के थे। और ऐसे ऐसे नाम जिन्होंने, चाहे अलजेब्रा में उन्होंने नाम कमाया हो, फिजिक्स में नाम कमाया हो, इब्न सीना की बात हो, ये सारे मुसलमान थे और इस दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ नई राह दिखा रहे थे। अभी किसी हमारे पहले एक मुकर्रिर ने इल्म नाफे की बात की। इल्म का मतलब वो इल्म जो नफ़ा पहुंचाए। आज हमने इल्म को भी खांचे में बांट दिया। मुझे लगता है ये हमारा अलमिया है कि हमने भी समझ लिया है कि शायद दुनियावी इल्म अलग है और असली उलूम अलग है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते मुझे लगता है कि मैं कितना भी असली उलूम हासिल कर लूँ,
दीनी उलूम भी तो हमारी भी तो जिम्मेदारी, हमारी भी तो ज़रूरत है। हमारा भी उठना बैठना सोना रहना खाना पीना नमाज रोज़ा हमारी भी तो ज़रूरत है। उसी तरीके से दुनिया में हमारे ख़ास तौर से हमारे मुल्क में एक लकीर खींच दी गई है और जो जिस तरफ है वो एक दूसरे को हकीर निगाह से देख रहा है। जो दुनियावी उलूम में आगे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आईएएस हैं, उनको लगता है कि खूब दुनिया कमा रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, उनको लगता है कि उनके बच्चों के लिए तो फिर यही सारे इल्म काफ़ी है। और जो मदारिस में है उनसे ये तवक्को की गई कि वो उनकी इस तरह से उनकी माली ज़रूरियात भी पूरी ना हो सके, वो दिन भर परेशान रहें। और ये तय पाया गया कि नहीं, अगर वो कोई आलिम दीन है तो वो अपने आप को कन्फाइन कर ले किसी मस्जिद की इमामत से, लोगों को कुरान पाक सिखाने से, और इन चंद चीज़ों तक ही महदूद रखे। 2007 में मेरा अपॉइंटमेंट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हुआ। मुफ्ती उमर साहब भी उसी शहर से आते हैं। उस शहर की जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि हमारे और आपके लिए एक शायद सबक भी है, उस शहर में जब नमाज के लिए मैं गया, मुझे अपने आँख चश्मे का दिखाना था। मैंने पता किया कि शहर में सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है, तो पता चला डॉक्टर फैसल खान कोई हैं जो आँख के बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं, लेकिन नंबर बहुत मुश्किल से लगता है। किसी तरह मैं उन तक गया, पहुंचा, तो पता चला कि नहीं, अभी तो मगरिब का वक्त हो रहा है और मगरिब और इशा की नमाज जो इलाके की मस्जिद है उसके इमाम डॉक्टर साहब ही होते हैं और वो आलिम दीन भी हैं, इमामत भी करते हैं, शहर के सबसे बेहतरीन आँख के डॉक्टर हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, गुज़िश्ता साल तरावी की नमाज हमने अपने इंजीनियर के पीछे पढ़ी। हमारे यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल इंजीनियर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो हाफिज़ कुरान भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियर भी हैं। और हमें बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा कि कम से कम ये इस चीज़ की ज़रूरत है आज के हालात में। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चूंकि दोनों हमारी ज़रूरत है, इल्म, वो इल्म जो नफ़ा पहुँचाए। मैं भी आ रहा था रास्ते में, तो हमारे साथी डॉक्टर अब्दुल्ला जो यहाँ के कॉलेज में मासूम के चोडी हैं, उनसे बात हो रही थी। 2018 का वाकया है, एक नोबेल अवार्ड डिक्लेयर होता है और वो नोबेल अवार्ड जापान के एक साइंटिस्ट और साथ ही साथ उनके एक साथी थे जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, दोनों को कैंसर पे रिसर्च के लिए ये नोबेल अवार्ड दिया गया। उस रिसर्च का जो लब्बुल-लुआब था वो ये है उनके कि अगर हम 12 घंटे तक लगातार भूखे रहते हैं तो जो कैंसरस सेल है ना, उनको हमारे हेल्दी सेल्स खाना शुरू करते हैं और कैंसर खत्म होता है। रमजान में हम क्या करते हैं, हमारा रोजा 12 घंटे से कम का तो शायद नहीं होता, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि ये रिसर्च हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। इसके लिए जापान के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को प्रूव किया अपने रिसर्च के जरिए। हम जो प्रैक्टिकल करते हैं हमें समझ में नहीं आई। हम मीडिया की बात कर रहे थे। आज हम सब इस बात के लिए बहुत परेशान हैं कि भाई हमारा कैरेक्टर कुछ है और हमें बताया कुछ जाता है। हम भला भी करना चाहते हैं लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि हम सबसे जालिम, सबसे बर्बर और सबसे खूंखार कौम हैं। लेकिन उसको दिखाने के लिए जिस मीडिया की जरूरत है, हम हैं कहां वहां। मुझे याद है गालिबन 2005 या 2006 में मैं बनारस शहर जो मेरा आबाई वतन है, मैं वहाँ था। एक सहाफ़ी की हैसियत से एक अखबार निकलता है वहाँ का, अमर उजाला। मैं उस अखबार में क्राइम रिपोर्टर था। शहर में बम ब्लास्ट हो गया, धमाके हो गए। मैं यूनिवर्सिटी में वहाँ भी पढ़ाता था, क्योंकि बहुत पहले ही नेट क्वालिफाई हो गया था, तो उस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता था जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को। दफ्तर पहुँचा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिस दफ्तर में काम करता हूं ज़्यादातर मेरे वो दोस्त हैं जो मेरे जीने मरने में साथ रहने वाले हैं, बहुत अजीज हैं मेरे।
लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो हालात बड़े अजीब से थे और ऐसा लग रहा था कि सबकी निगाह, मेरे वो साथी जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ हुआ करते थे, सहाफ़ी हजरात, उनकी निगाहें भी ऐसे मुझे लग रहा था जैसे लग रहा था कि ये सब सारी जो ये जुल्म हुआ है बम ब्लास्ट करके, वो मैंने शायद किया हो। वो मुझे नाम लेके नहीं कह रहे थे, ना मुसलमान भी बोल रहे थे। तो टीवियों पे चल रहा था कुछ को लश्कर, फला लश्कर, ये तमाम लश्कर, और ऐसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई हो। और मुझे लगा कि अगर मैंने रिएक्ट किया, किसी से कहा कि भाई ऐसा तो बर्ताव नहीं था आपका, क्या हो गया, क्यों मतलब मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो, तो शायद ऐसा भी होता कि मेरे साथ कुछ ऐसा होता कि शायद मैं ही सहाफ़ी वहाँ बाकी नहीं रहता। हालांकि बाद में कुछ सालों के बाद वहाँ के सबसे पुराने जो सहाफ़ियों की तंजीम है काशी पत्रकार संघ, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं तो आपके बीच का था और आपने पहली बार मुझे एहसास कराया कि मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हूँ। ये जो मुस्लिम इजाफी वर्ड है आपने एहसास मुझे कराया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। देखिए, हम जिन चीज़ों को समझते, मीडिया में हुकूमत का जो डेटा है, हालांकि ये सेंसस पिछले 10 सालों से नहीं हुआ किसी वजह से, लेकिन जो भी डेटा है 2011 का, और लेटेस्ट डेटा भी यही बताता है कि हमारी आबादी 14.2% यानी 14.2% इस मुल्क का जो शहरी है वो मुसलमान है। लेकिन मीडिया में हमारी नुमाइंदगी 2 से 3% है। 2006 में योगेंद्र यादव की एक रिपोर्ट आई थी, पुनियानी सर आप शायद आप वाकिफ होंगे, और वो जो 2 से 3% भी जो मुस्लिम्स थे उनका जो लेवल था वो बिल्कुल इंट्री लेवल पे था या लोअर मिडिल लेवल तक थे। डिसीजन मेकिंग अखबारात में, उर्दू अखबारों को अगर छोड़ दें, और वो भी 2 से 3% इसलिए कि वो 1% शायद उर्दू अखबारों का शेयर था जिसकी वजह से ये डेटा वहां तक पहुंचा। वहां हम थे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जिसके हाथ में कलम है, कैमरा है, वो हमें जैसे चाहे वैसे पोर्ट्रेट कर दे। ये हालात सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है। यूके की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां हालात हमसे भी खराब है। वहां तो वहां के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का केवल 0.4% जर्नलिस्ट ही केवल है जो मुसलमान है। हालांकि मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूं, मुझे याद है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का एक कन्वोकेशन था और मुझे जिम्मेदारी दी गई कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर, हमारे यहाँ उनको ऑनरेस कॉसा दिया जा रहा था, उनको लाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। मैं उनके पास पहुंचा और बहुत अदब से उनको आदाब करके लिया और मैंने एक लफ्ज़ उनसे कहा कि सर मैं तो आपको सलाम करता हूं, आपने जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई, आपने बहुत बेहतरीन रिपोर्ट बनाई। वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा क्यों, मैं हिंदू हूं तो क्या मैं इंसाफ नहीं कर सकता? मैंने जो कुछ किया अलग से कुछ नहीं किया, जो सही था केवल उसको बताया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये हकीकत है। मैंने कोई एहसान नहीं किया किसी मुसलमान पे, जो सच था, जो हक था वही बताया। आज हम बात करते हैं अपनी बदहाली की। मुफ्ती साहब ने भी और भी दूसरे मुकर्रिर ने भी बहुत सारी तरफ इस तरफ इशारा किया। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन सारे हमारे जो प्रैक्टिसेस जो है ना उसके खिलाफ जाते हैं। सबसे ज्यादा फिरका परस्ती हमारे यहाँ है, खेमेबाजी हमारे यहाँ है। हम कितना भी दावा कर लें कि हम 14% लगभग एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, क़यामत पे यकीन रखने वाले, लेकिन छोटे छोटे गिरोह जैसा बना रखा है। हमारे यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी जो हदीस है अगर उसको हम मान लें, हमारी ज़िंदगी कामयाब। अगर इनकार करें तो ज़िंदगी बर्बाद। ये हमारा अकीदा है। हम उस हदीस पे क्यों नहीं ईमान लाते कि सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो? अमली ज़िंदगी में क्यों नहीं दिखाते? ये बारात वारात कहां से आ गया? कुछ वक्त पहले अभी हम लोग एक इसी तरह के डिस्कशन में थे, बड़ी बड़ी दीन की बातें की कुछ लोगों ने, लेकिन जब तारीख की बात आई तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? 8-8 महीने पहले इसी कलकत्ता शहर में 8 महीने पहले से कोई शादी खाना नहीं मिलता। मैरिज हॉल बुक करना है तो 8-8 महीने पहले की तारीख लेनी पड़ती है और हमें अपने तमाम रिश्तेदारों को जमा करना है, 1000-500 पता नहीं कितना कितना। हम इतना उलझाएंगे इन कामों को, हम भी उलझे रहेंगे। तीसरी बात, तालीम की बात कर रहे थे हम लोग। मैं बार बार कहता हूं कि जिस मजहब में बार बार पढ़ने की बात की गई,
इल्म की बात की गई, सीखने की बात की गई, और कोई फर्क नहीं किया गया कि मर्द अलग सीखें, औरत अलग सीखें, बच्चे अलग सीखें। सबको सीखना है, सबको इल्म हासिल करना है। वहां ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। मतलब किसी हद तक अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए भी ना, दाखिला भी ले लिया ना, मुकम्मल नहीं किया डिग्री, बीच रास्ते में छोड़ दिया, शायद इसका नतीजा है। मैं भी देख रहा था कि जो 14% का दावा करने वाले हम मुसलमान, आईएएस के एग्जाम में अगर हमारे पास 2023 में 51 लोग कामयाब हो गए जिनके नाम मुस्लिम नाम जैसे थे, हम सब बड़े खुश हो गए कि अरे पहली दफा 51 लोग कामयाब हुए। आपको पता है ये 51 जो टोटल आईएएस जितने कामयाब हुए थे उसमें उनका तनासुब क्या है, फीसद क्या है? 5%। आज आपकी आबादी कितनी है? 14% से भी ज्यादा। और उस 51 पे हमने खूब जश्न मनाया कि इस बार तो 51 लोग मुस्लिम आईएएस हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स आती हैं, हम बार बार कहते हैं कि भाई हम तो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, लेकिन अगर हम इल्म हासिल करें तो हम वहां भी पहुंचेंगे। अपने को लायक तो बनाएं। 1.8% ही केवल रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में हमारा। हम मीडिया में है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में नहीं है, सिविल सर्विसेज में नहीं है, और जुडिशरी का जो हाल अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे उस पर मैं न ही कुछ कहूं तो बेहतर है। हम जुडिशरी में नहीं है, सिविल सर्विसेज में नहीं है, हम मीडिया में नहीं है, तो फुटबॉल तो बनना है हमारा। और हमने अपने मजहब की कोर चीजों को भी अमली तौर पे छोड़ दिया है। हम जबान से दोहराते हैं, दिल से नहीं दोहराते, दिल से अमल नहीं करते। इन चीजों के अलावा क्या हमने कभी बीच में हैदराबाद शहर में हम जब एक प्रोजेक्ट कर रहे थे यूनिसेफ के साथ, और मुझे भी लगता था कि हैदराबाद बहुत बेहतरीन शहर है, शायद हिंदुस्तान के दूसरों शहरों से ज्यादा अच्छी हालत में वहां के लोग हैं। हमारी यूनिवर्सिटी हाईटेक सिटी के बीचों बीच में है, और एक रिसर्च के लिए मैं गया। एक गांव, एक उस समय तक गांव था, अभी तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आ गया है। 10,000 की आबादी थी, 40% आबादी मुसलमानों की थी, कुछ दलितों की थी। और जब हमने बेस लाइन सर्वे किया तो पता चला कि उस गांव में एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसने 9th क्लास पास किया हो, दर्जा 9th पास किया हो। तो ये बड़े तल्ख सच्चाइयां भी हैं कुछ। हमारे शादियों में लाखों की शादियां होंगी, करोड़ों के खर्चे होंगे, और फिर हम बात करेंगे उम्मत की बदहाली का। हम शादियों में खर्चा करेंगे, लेकिन हम मसाजिद खूब बनाएंगे, भले ही मुसल्ली ना हो, उसको ही सबसे बड़ा ईमानी फरीजा मानेंगे, भले ही सिर्फ जुमे के रोज वो उन मस्जिदों का पूरा इस्तेमाल होता हो। लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने की जब बात आएगी तो हमारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। हमें कहीं ना कहीं इस तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें खुद को भी तैयार, देखिए हमें सिर्फ बाहर के खतरों से नहीं देखना है, हमें अंदरूनी चीजों के लिए भी तैयारी करनी है। अंदरूनी चीजें जब हम अपने आप को एम्पावर करें, और एम्पावर करने का जो तरीका है, मुझे जो यही लगता है कि हम तालीम के जरिए ही एम्पावर कर सकते हैं। डॉक्टर शहनवाज यहाँ बैठे हुए हैं, मशहूर सर्जन हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है कि भाई डॉक्टर शहनवाज के पास सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, हमें लगता है कि हमारे बीच में भी डॉक्टर शहनवाज जैसा कोई सर्जन है जिसकी डिमांड पूरे हिंदुस्तान में है। लोग खोज के जाते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट लेना है। अगर ऐसे ही हर शहर में अगर 100-50 सर्जन हो जाएं तो मुझे लगता है कि जो दूसरी चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। कहना बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि एक टाइम लिमिट है। बहुत कुछ, और मैं बहुत कुछ सोचा था बोलूंगा, लेकिन मैं बोल वो रहा हूं जो मेरे दिल में आया, जो मेरे निजी जज्बात हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हालात बदल दे और हम सबको न सिर्फ ज़बानी तौर पे, अमली तौर पे भी करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अपने हालात बदल सके। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।